हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में दी हुई अनुसूचियों के बारे में। अगर इसके पहले आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसमें हमने भारतीय संविधान के जितने विभाग हैं उनको विस्तृत चर्चा की है उसमें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। यहाँ पे जितने भी संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके सभी आपको लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ साथ मैथ्स के भी कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे इसी चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं क्या हैं इनके बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियाँ थी पहले हम उनका जिक्र करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कौन कौन सी अनुसूचियाँ किस किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। बात करते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। जो भारतीय संविधान की फर्स्ट शेड्यूल है ये बात करती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं के वर्णन से। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट शेड्यूल है यानी प्रथम अनुसूची है ये संघ और राज्य के नाम के बारे में, उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में, न्यायिक क्षेत्र के बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन करती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुसूचियों से। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया है फर्स्ट अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही हैं। आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो समीक्षा अधिकारी वो सहायक समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस हो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का नाम, न्यायिक क्षेत्र और उनकी सीमाओं का वर्णन है। अब बात करें अगर अनुसूची 2 में, तो जो द्वितीय अनुसूची है यानी सेकंड शेड्यूल, इस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वितीय और तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय अनुसूची जो है इसमें बात की गई है संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की प्रलब्धियां, यानी कि इमोल्यूमेंट्स का वर्णन किया गया है द्वितीय अनुसूची में। किसके इमोल्यूमेंट्स की बात की गई है तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक पदों पर आसीन हैं उनको मिलने वाली जो प्रलब्धियां हैं उनका वर्णन, वेतन भत्तों का वर्णन, उनके प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है और उनसे संबंधित प्रावधान का वर्णन भी इसमें किया गया है। किस अनुसूची में? द्वितीय अनुसूची में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की प्रलब्धियां, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार यानी इमोल्यूमेंट्स, उनकी सैलरीज और उनके प्रिविलेज का वर्णन किया गया है, व उनसे संबंधित प्रावधानों का भी वर्णन द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की प्रलब्धियां यानी इमोल्यूमेंट्स, वेतन भत्ते यानी सैलरीज और एलोवेंसेस, विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज का वर्णन किया गया है तथा उससे संबंधित उपबंधों का भी प्रावधान किया गया है। तो ये तो हो गई 2 अनुसूचियाँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो द्वितीय अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज और कैग आदि शामिल है। यानी अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज यानी उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, और कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इसी द्वितीय अनुसूची के तहत इनको प्रलब्धियां, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार का प्रावधान यहाँ पे भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय अनुसूची इसी से संबंधित है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी महत्वपूर्ण अनुसूची है। तीसरी अनुसूची जो है पूछी जाती है और इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तीसरी अनुसूची में बेसिकली शपथ का प्रावधान है, शपथ या अफर्मेशन, शपथ या जिसको प्रतिज्ञान कहा जाता है। तो तीसरी अनुसूची में कौन कौन से लोग शपथ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक जो पद हैं उनकी शपथ का वर्णन जो है कुछ लोगों का संविधान में दिया गया है और जिसका संविधान में नहीं दिया गया है प्रावधान, वो लोग तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं।
जैसे कि हम बात करें राष्ट्रपति की यानी प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इसका प्रावधान 69 आर्टिकल में दिया गया, और राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेते हैं। तो इन लोगों का प्रावधान जो दिया गया है, कहाँ पे दिया गया, भारतीय संविधान में दिया गया है। इसके अलावा जो प्रावधान दिए गए हैं शपथ के, वो लोग जिसका प्रावधान संविधान में नहीं है, वो लोग तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ या फिर प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान जो है कहाँ पे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में, और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 159 आर्टिकल 159 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। जो चौथी अनुसूची है, ये बात करती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीट्स का जो आवंटन होगा, यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में किस आधार पे होगा, यानी इनके आवंटन के बारे में बात करता है। कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, इसके बारे में बात जो कहाँ पे की गई है, चौथी अनुसूची में बात की गई है। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा में जो सीटें हैं ये उत्तर प्रदेश में है। कितनी संख्या है इनकी, 31 संख्या है। उसके बाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो उत्तर प्रदेश में 31 है और महाराष्ट्र में 19। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो आप एक काम करिएगा कि जितने भी राज्यसभा में सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हैं, कहाँ पे सबसे कम है, तो एक बार इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चौथी अनुसूची आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में बात की गई है। ध्यान रखिए, अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पाँचवीं और छठी अनुसूची से पूछे जाते हैं। देखिए पाँचवीं अनुसूची क्या है। तो पाँचवीं अनुसूची जो है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आर्टिकल क्वेश्चन दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाँचवीं अनुसूची से संबंधित है। तो आर्टिकल 244(1) जो है ये पाँचवीं अनुसूची से संबंधित है। इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मणिपुर नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। फिर से एक बार देखते हैं, जो पाँचवीं अनुसूची है ये अनुच्छेद 244(1) के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातियों के प्रशासन यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। यानी कौन कौन से राज्यों का वर्णन नहीं है इसमें, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है उसका वर्णन छठी अनुसूची में है। इन राज्यों को छोड़कर बाकी सबके बारे में अगर बात करेंगे तो पाँचवीं अनुसूची में है। ध्यान रखिएगा, अगर पाँचवीं और छठी अनुसूची में कोई संशोधन किया जाता है तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि अगर कोई भी संशोधन पाँचवीं अनुसूची में किया जाता है तो क्या उसे 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। तो आपका आंसर होगा उसे 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, चाहे वो संशोधन पाँचवीं अनुसूची में किया गया हो या फिर छठी अनुसूची में किया गया हो। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी आप। इसके अलावा अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 80 mm आप ऐसे याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पे मणिपुर को शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिए ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और यहाँ पे मणिपुर को शामिल नहीं किया गया, कंफ्यूज मत होइएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है छठी अनुसूची में। फिर से एक बार, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का वर्णन किया गया है छठी अनुसूची में। पाँचवीं में इन चारों को छोड़ करके बाकी सबका वर्णन किया गया है, लेकिन छठी अनुसूची की अगर बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं कौन से हैं, 244(2) और 275(1). पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं इसको।
तो आर्टिकल 244 का क्लास 2 और 275 का क्लास 1 जो है ये छठी अनुसूची से संबंधित है, 6 शेड्यूल से संबंधित है आर्टिकल 244 का क्लास 2 और 275 का क्लास 1। कौन कौन से राज्यों के बारे में बात करता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। अब बात करते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि छठी अनुसूची जो है यानी 6 शेड्यूल है, इससे संबंधित एक आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 244 ए। आर्टिकल 244 ए जो है इसे 22वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1969 में। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर के, यानी असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर के एक स्वायत्त राज्य बना सकती है। असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर के एक स्वायत्त राज्य बना सकती है। ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो ये आर्टिकल 244 ए जो है इसके तहत प्रावधान किया गया है और इसे 22वें संशोधन द्वारा 1969 में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 244 ए का संबंध भी 6 शेड्यूल से है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल 244 ए किस अनुसूची से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा अनुसूची 6 यानी छठी अनुसूची 6 शेड्यूल से संबंधित होगा, आर्टिकल 244 ए। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची जो सबसे महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में बेसिकली जो है केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में जो वर्णन किया गया है, यानी उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कौन सा कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा किस विषय पर, और किस विषय पर कानून राज्य के द्वारा बनाया जाएगा, और किस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो बात करते हैं अनुसूची 7 के बारे में यानी 7 शेड्यूल के बारे में। जो 7 शेड्यूल है इसमें समवर्ती सूची की भी चर्चा की गई है, और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करें यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, संघ सूची मैंने आपको बताया कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। तो जो संघ सूची है ये इस पर कानून बनाने की ताकत जो होती है संघ सूची पर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है यानी केंद्र सरकार की ताकत होती है। और अगर बात करें संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। प्रेजेंट टाइम में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं, और पहले कितने थे? तो 97 विषय थे। ये विषय भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और पहले कितने थे? 97 हैं। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं यानी 61 सब्जेक्ट हैं, और पहले कितने थे? तो 66। यहाँ से 5 कम हो गए। पहले राज्य सूची में 66 विषय थे, 66 थे, अब कितने हैं? 61 विषय हैं। अगर बात करें समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें पहले 47 सब्जेक्ट थे, अब कितने हैं? 52। कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र और राज्य कानून दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में कोई टकराव होता है, कोई क्लेश उत्पन्न होता है, तो केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा यानी केंद्र का कानून माना जाएगा। ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची वर्तमान में 52 विषय हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार आप बुक उठाइए और देख लीजिए कौन कौन से विषय हैं, क्योंकि 52 सब्जेक्ट आप रट नहीं पाएंगे। चलिए बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में यानी 8th शेड्यूल के बारे में। अगर बात करें 8वीं अनुसूची तो ये भाषा से संबंधित है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो 8वीं अनुसूची से जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो उसकी चर्चा करते हैं। 8वीं अनुसूची जो है ये वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 22 भाषाएं हैं, और इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि 8वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, तो भाषाओं का वर्णन है। यहाँ पे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले कितनी थी? तो 14 भाषाएं थी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा, 8वीं अनुसूची से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि सिंधी लैंग्वेज जो थी इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सिंधी लैंग्वेज यानी सिंधी भाषा को 1967 में 1967 में 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सिंधी को 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। इसके बाद मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, 3 भाषाओं को, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 1971 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कहाँ पे? 8वीं अनुसूची में। तो सिंधी को जोड़ा गया 21वें संशोधन के द्वारा, और मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है अगर अनुसूचियों से क्वेश्चन बनता है तो। इसके अलावा BDMS याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। BDMS बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92 अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। तो पहले
21वें संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। उसके बाद 1971 में 3 जुड़ी, कौन सी? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी। और उसके बाद 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ी, कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 2003 में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं नवीं अनुसूची के बारे में। नवीं अनुसूची, जैसा कि आपको पता है कि मूल संविधान में नहीं थी। नवीं अनुसूची को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद से जोड़ा गया था। तो नवीं अनुसूची से संबंध ये है कि नवीं अनुसूची में अगर कोई विषय को शामिल कर दिया जाता है तो उस पर जो है उसका जुडिशियल रिव्यू यानी उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। तो इससे संबंधित कुछ प्रावधानों को देखते हैं कि नवीं अनुसूची जो है इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था। बेसिकली लैंड रिफॉर्म से संबंधित है अगर जनरल बात करें। और इसके अलावा और भी मामले हैं। नवीं अनुसूची से संबंधित एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट का है, वामन राव केस, इंपॉर्टेंट है। नवीं अनुसूची से संबंधित एक केस है, ध्यान रखिएगा, वामन राव केस। इसमें ये 1981 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नवीं अनुसूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी विषय 9th शेड्यूल में शामिल किए गए हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये केस आया था 1981 में। केस का नाम ध्यान रखिएगा, वामन राव केस, इंपॉर्टेंट है। और नवीं अनुसूची से संबंधित एक आर्टिकल है जिसका नाम है 31B। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 31B का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 31B का संबंध जो है नवीं अनुसूची से है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची को 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ये दल बदल से संबंधित है यानी एंटी डिफेक्शन से संबंधित है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अभी 2-3 साल पहले पूछा गया था पीसीएस मेंस एग्जाम में कि 9th शेड्यूल केस किसे कहा जाता है? तो IR कोहलू को 9th शेड्यूल केस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा जो 10वीं अनुसूची है इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। एंटी डिफेक्शन से संबंधित है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं ये आर्टिकल 102 का क्लास 2 है और 191 का क्लास 2 यानी 102 का क्लास 2 और 191 का क्लास 2 भी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची से संबंधित एक केस है जिसका नाम है क्योतो होलोहान। ये केस 1992 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दल बदल से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका जो निर्णय होगा, स्पीकर का निर्णय उसमें अंतिम माना जाएगा। सदन का जो स्पीकर होगा उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो ये 10th शेड्यूल केस भी, जैसे 9th शेड्यूल केस IR कोहलू को कहते हैं, ऐसे ही 10th शेड्यूल केस क्योतो होलोहान को भी कहा जाता है। 1992 का केस है, तो ध्यान रखिएगा। तो 10th शेड्यूल केस और 9th शेड्यूल केस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं अनुसूची को और 12वीं को दोनों को एक में मिला करके पढ़ते हैं। तो 11वीं अनुसूची है और जो 12वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था और 74वें को 12वीं अनुसूची को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया था। देखिए दोनों को जनरली अगर बात किया जाए तो जोड़ा 1992 में गया था, लेकिन इनको लागू 1993 से किया गया। तो अगर ऑप्शन में 1992 है तो आप 1992 करिए, अदरवाइज 1993 पे आप टिक कर सकते हैं। 11वीं जो अनुसूची है ये पंचायती राज व्यवस्था को इसके तहत अपनाया गया था। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। अब अगर बात करें इसमें कितने क्षेत्र शामिल हैं 11वीं अनुसूची के तहत, तो इसमें 29 कार्य क्षेत्र शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र शामिल हैं और इससे संबंधित जो आर्टिकल है 243G इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 243G का संबंध किस अनुसूची से है। तो आर्टिकल 243G जो है इसका संबंध 11वीं अनुसूची यानी 11th शेड्यूल से है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। ये मूल रूप से जो अनुसूचियाँ थी संविधान में उसमें शामिल नहीं थी। 9, 10, 11, 12 ये जो है संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। नवीं अनुसूची जो है ये जोड़ी गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, 10वीं 52वें के माध्यम से, 11वीं 73वें के माध्यम से और 12वीं 74वें संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 12वीं जो अनुसूची है ये नगर प्रशासन से संबंधित है, नगर प्रशासन से संबंधित है और इसमें 18 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया है। यानी नगर प्रशासन से संबंधित 18 ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जो 12वीं अनुसूची के तहत शामिल होते हैं।
इससे संबंधित आर्टिकल है 243W। तो जैसे 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243G था, ऐसे ही 12वीं अनुसूची का संबंध आर्टिकल 243W से है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची, न्याय प्रशासन, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन, शिक्षा सहित 5 अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है अनुसूचियों का, जिससे संबंधित बहुत सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इस वीडियो को देखिए 2-3 बार। अगर ये आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ से आने की संभावना बनी रहती है। अगर अनुसूचियों से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बताता हूँ, 5वीं और 6ठी अनुसूची इसको रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।